दूसरे आचार्य जो नाट्यशास्त्र में ही है वो तंडु है। अब तंडु का तो हम बता चुके हैं कि वो शंकर के पास गए तो शंकर ने कहा कि इसमें कुछ डांस वांस जोड़ो, ये केशी की वृत्ति इसमें जोड़ो। तो भरतमुनि ने कहा कि हम लोग नहीं जानते और हमारे पास तो लेडीज भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य तंडु है, वो सिखा देगा। वो तंडु को बुला के उन्होंने कहा कि इन लोगों को सिखाओ, थोड़ा नृत्य वगैरह सिखाओ। कहाँ इनके सब लड़के इस तरह से कर रहे हैं, ये लट्ठमार ढंग से नाटक कर रहे हैं, तो इसमें ग्रेस कुछ लालित्य आना चाहिए। और शंकर तो बहुत उसके लास्य के, वो लास्य भी वही करते हैं और तांडव भी वही करते हैं। तो वो खुश हुए बहुत, उन्होंने कहा कि इसमें वही जोड़ो, ये लास्य वगैरह कुछ जोड़ो, कैशी की वृत्ति जोड़ो। तो तंडु से भी भरत मुनि ने सीखा। ऐसा तंडु प्राचीन मुनि है और तंडु का उल्लेख अन्यत्र भी कई बड़े आचार्यों ने किया है। ये कलिनाथ बड़े टीकाकार हैं, संगीत रत्नाकर के, उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस तरह से एक नाम तंडु का भी हम देखते हैं कि बड़े आचार्य। दूसरे बहुत बड़े आचार्य मातृगुप्त हुए और ये शायद 4वीं-5वीं शताब्दी में हुए होंगे। और इन्होंने स्वतंत्र एक ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र संबंधी, वो मिलता नहीं है, उसकी कारिकाएं, उसके जो छंद में बद्ध जो उसकी कारिकाएं हैं वो बहुत सारे आथर्स ने उद्धृत की हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं। तो क्षेमेंद्र ने इनको साइट किया है, अभिनव गुप्त ने इनको साइट किया है और काव्यशास्त्र के ग्रंथों में भी इनको उद्धृत किया गया है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित में किया है और भी बहुत सारे लेखकों ने इनको उद्धृत किया है। और ये कश्मीर के राजा थे, ये भी ट्रेडिशन मिलती है। ये कल्हण राज तरंगिणी उनका एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, उसमें बहुत ही मार्मिक कहानी है मातृगुप्त की। तो खैर उसको ज्यादा बताने का वक्त नहीं है, और जिनको बहुत इंटरेस्ट हो मेरी संस्कृत साहित्य के इतिहास में अन्यत्र देख सकते हैं। वो मातृगुप्त उसमें पहरेदार थे विक्रमादित्य के उज्जैनी में। और एक बार आधी रात को बहुत कड़कड़ाती सर्दी थी और सर्दी के मारे महाराज विक्रमादित्य की नींद खुल गई। नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आए और उन्होंने पता करना चाहा भाई कोई पहरेदार बाहर है कि नहीं, क्योंकि ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में हो सकता है सब कंबल अम्बल ओढ़कर सो गए हो। तो एक कोई बेचारा पहरेदार वो टहल रहा था बाहर, तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई तुमको सर्दी नहीं मिल रही, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो उसने कहा नींद कहाँ आती है ऐसी सर्दी में। बहुत मार्मिक उसने श्लोक उनको सुना दिया, जो वो रात भर में बनाता रहा होगा, वो कवि था कि ऐसा कांपता हूँ सर्दी में जैसे कि उड़द की दाल की जो फलियां हैं वो कोहरे में कांपती हैं। रेयर उसमें उपमाएं दी हैं उसने, कोई किसान देहात से आया होगा वो। और सत्पात्र प्रतिपादिते वसुधा नो न क्षीयते शर्वरी, आखिरी पंक्ति में उसने कहा कि किसी सुपात्र को जैसे संपत्ति दे दी जाए तो उसको बढ़ाता रहता है, ऐसे ही मेरी रात जो है कम होने को तो आ ही नहीं रही है, लगता है कि खत्म ही नहीं होगी, बढ़ती चली जा रही है। इंतजार कर रहा हूँ कि रात खत्म हो और मैं अपना ड्यूटी पूरी करके जाऊं अपना। तो बड़े खुश हो गए विक्रमादित्य के, तो बड़ा बड़ा कवि है। उसकी बड़ी कहानी फिर आगे है कि उन्होंने कैसे उसको कश्मीर भेजा और कैसे वो पहुंचा, मार्मिक कहानी है उसकी। तो वो कश्मीर पर उसने राज किया और वो नाट्यशास्त्र का भी बड़ा आचार्य था, महान कवि भी वो है। ये मातृगुप्त हैं, लेकिन इनकी कारिकाएं बहुत सारे पैसेजेस पे पैसेजेस इनके मिलते हैं। और जिनको बहुत इंटरेस्ट हो, मेरी एक किताब है अप्राप्त नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ, वो तो शायद मुश्किल से मिलेगी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट ये लिया था कि जो द लॉस्ट टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र, उनको क्या रेस्टोर कर सकते हैं। तो रेस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के जो लुप्त ग्रंथ हैं उनका पुनरुद्धार किस सीमा तक हो सकता है। पुनरुद्धार या रेस्टोरेशन हो सकता है कि जितने उनके साइटेशंस हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो उसमें से कोहल के बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब मेरे ख्याल में उस किताब में, वो यहाँ इस समय नहीं है शेल्फ में, 10-12 पेज में उसमें कोहल के साइटेशंस हैं, अलग अलग आथर्स ने जो कोहल के मत कोहल के नाम से उद्धृत किए हैं। ऐसे मातृगुप्त की बहुत सारे पैसेजेस पर पैसेजेस उसमें इकट्ठे किए गए और मौलिक इनके मत हैं बहुत सारी बातों पर। ये वाचिक रस मानते हैं, 3 अभिनयों के अनुसार 3 तरह के रस होते हैं ये बताते हैं, आंगिक, वाचिक और आहार्य रस होते हैं। ऐसी कई इन्होंने बातें कही हैं बहुत सारी कैटेगरीज को लेकर के, अवधारणाओं को लेकर के। तो ये मातृगुप्त महत्वपूर्ण आचार्य है।
तो 10वीं से 16वीं शताब्दी तक के जो ग्रंथ हैं उनमें मातृगुप्त के जो नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है उससे साइटेशंस मिलते हैं। और जितने दिग्गज आचार्य हैं इस पीरियड के, वो लगभग सारे के सारे आचार्य मातृगुप्त का कहना यह है, ऐसा कहकर के उनका पैसेज उद्धृत करते हैं। जैसे कोहल की बहुत इज्जत है, उस तरह से मातृगुप्त की बड़ी इज्जत है। और अभिनवगुप्त हैं, शारदा तनय है, सागर नंदी बड़े आचार्य हैं, ये मातृगुप्त के उदाहरण देते हैं। यहाँ तक कि संस्कृत नाटकों के टीकाकार मातृगुप्त के आधार पर नाटक की एनालिसिस करते हैं। तो राघव भट्ट बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल पर उनकी कमेंट्री है, टीका है, शायद 12वीं शताब्दी में वो हुए। तो 20 जगह उन्होंने मातृगुप्त को साइट किया है कि ये कालिदास ने जो प्रयोग किया है मातृगुप्त के लक्षण के अनुसार इसकी व्याख्या ऐसे होगी। नाटशास्त्र को तो किया ही है, नाटशास्त्र को तो खूब ये उद्धृत करते हैं संस्कृत नाटकों के जो कमेंटेटर्स हैं, लेकिन मातृगुप्त को उद्धृत करते हैं। और बाकी जो विक्रमोर्वशीयम के टीकाकार हैं, ये नाम यहाँ दिए हैं, प्रकाशिका और कोणेश्वरी टीकाओं के नाम हैं। कर्पूर मंजरी जो राजशेखर का है उसकी वासुदेव की टीका है। एकावली की रत्नापन टीका है, एकावली काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। इन सब टीकाकारों ने मातृगुप्त के पैसेजेस पर पैसेजेस अपने टीकाओं में साइट किए हैं। इससे लगता है कि वो उनको इकट्ठा किसी को देखना हो तो उस किताब में देख सकते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि कितनी कितनी बातें ये कई जगह कई विषयों पर करते हैं। दूसरा एक बड़ा नाम जैसे मैंने कहा कि वो उद्भट है। उद्भट का अर्थ ही होता है जो कि बहुत ही प्रचंड हो, बड़ा डेयरिंग चैलेंजिंग कोई हो तो उसको उद्भट कहते हैं। इनको उद्भट शायद इसीलिए कहा गया होगा कि इन्होंने भरत मुनि को ही कई जगह चैलेंज किया है। और ये पीरियड उस समय तक ऐसा आ गया था क्योंकि कोहल तो भरत मुनि के लगभग समकालीन है, मातृगुप्त भी बहुत पुराने हो गए, 4वीं-5वीं शताब्दी। तो उन्होंने भरत मुनि से डिसएग्रीमेंट किया, कहीं कहीं वो भरत मुनि से असहमत है, तो उनको मान लिया गया है तो ये भी हमारे ऋषि हैं। लेकिन उद्भट जो है वो 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने भी भरत मुनि के लिए कहा कि मैं नहीं मानता उनका, 2-3 जगह उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता इसको। और वो मैंने उनको बताया कि कहाँ कहाँ वो उनका अपना लॉजिक भी है। वो नाट्य संग्रह जिसको मैं बार बार उद्धृत करता हूँ, उसके लिए उद्भट कहते हैं कि इसमें कोई क्रम ही नहीं है, ये क्रम थोड़ी हो सकता है। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोत्य गान और रंगमंच, ऐसा क्या क्रम है? इसमें जो सबसे बात की चीजें वो सबसे पहले कह दी है। तो अभिनव गुप्त तो उनको सीधे सीधे काट करके रख देते हैं कि उद्भट समझ नहीं पा रहा है इसमें इत्यादि। लेकिन उद्भट उद्भट आदमी थे और 2 किताबें उन्होंने लिखी थी, एक काव्यालंकार संग्रह, वो लिटरेरी थ्योरी पर है, उसमें भी बहुत सारी नई थ्योरीज उन्होंने दी हैं। शांतरस को सबसे पहले उन्होंने मान्यता दी और अलंकार को उन्होंने एस्थेटिक कैटेगरी के रूप में, जो मूलभूत एस्थेटिक कैटेगरी है, उसको स्थापित किया अपनी थ्योरी में। लेकिन नाट्यशास्त्र पर जो उनका ग्रंथ था वो मिलता नहीं है, वो लुप्त हो गया, ये बहुत दुर्भाग्य है। तो ये 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 9वीं शताब्दी के शुरू में ये रहे होंगे। जयापीड़ के ये सभापति थे और जयापीड़ बड़े सम्राट थे कश्मीर के। कश्मीर में ऐसे अद्भुत राजा हुए हैं कि जयापीड़ जो है हाथियों से भी लड़ पड़ता था, ऐसा पराक्रमी था। और महान वैयाकरण भी वो था, व्याकरण का बड़ा आचार्य था, वो कवियों का बड़ा कद्रदान था और आधे देश को उसने जीता था, विजय यात्राएं उसने खूब की, ऐसा प्रतापी वो राजा था। तो उसने बहुत बड़ा सम्मान इनको दिया 2 लोगों को, एक तो उद्भट थे, उसके सभापति थे उसके रॉयल कोर्ट में, और दूसरे वामन थे। वामन भी बहुत बड़े आचार्य हैं लिटरेरी थ्योरी के 8वीं शताब्दी में। तो कल्हड़ जो राजतरंगिणी में बताते हैं, अच्छा अब ये छोड़ देते हैं, 779 से 813 779 से 813 ईस्वी तक जयापीड़ ने शासन किया, 34 वर्ष तक। तो कल्हड़ ने लिखा है कि वो वामन और उद्भट ये 2 बड़े आचार्य उसकी सभा में थे, उद्भट सभापति थे। तो श्लोक आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा है राजतरंगिणी से, जिसमें कहा है कि दीनार लक्ष्य मैंने 100 दीनार लक्ष्य मतलब 1 लाख दीनार,
दीनार जो है गोल्डन सोने का सिक्का है। और दीनार आ गया था उस समय तक, उसके पहले तो दूसरे तरह के सिक्के चलते थे। तो 1 लाख दीनार प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन, कृत वेतन है जिसको वेतन दिया जाता है, ऐसे विद्वान भट्टोद्भट, भट्टो भूत उद्भटस तस्य भूमि भर्तु सभापति। भट्टोद्भट जो कि सचमुच में उद्भट थे, उस राजा के सभापति थे। अभी बड़ा मुश्किल हमको लगता है कि 1 लाख दीनार गोल्डन कॉइन्स 1 लाख कैसे वो देते होंगे रोज। लेकिन कल्हण तो अपने आप में हिस्टोरियंस हैं, हो सकता है कि देते हो उतना सोना उस समय होता होगा। देश में सोना बहुत ज्यादा था उस समय। तो क्योंकि कल्हण कई जगह बहुत ही डिटेल वो चीजों के भाव तक बताते हैं कि चावल इतना महंगा हो गया, एक खारी मतलब जो किलो पसेरी के बराबर का नाप है वो इतने दिनार में मिल रहा है, ऐसी महंगाई हो गई है। तो वो तो डॉक्यूमेंटेशन खूब करते हैं, बड़े हिस्टोरियन हैं 11वीं शताब्दी के। तो शायद गलत नहीं कह रहे होंगे, हो सकता है 1 लाख सोने के सिक्के वो रोज उनको गिन करके दिए जाते होंगे या तोल करके दे देते होंगे। 1 लाख कहाँ गिनेंगे, बड़े तराजू में तोल के उनको भिजवा दिया। लेकिन उद्भट जो है वो भरत मत का कई जगह विरोध करते हैं और पाठांतर भी वो बताते हैं। ये बहुत सारे आचार्य नाट्यशास्त्र की टेक्सुअल क्रिटिसिज्म खूब करते हैं कि ये पाठ मिलता है, ये पाठ गलत है। और ये मैंने यहाँ नोट किया है, कई जगह वो जो पाठांतर वेरिएंट्स देते हैं, कुछ कैटेगरीज वो रिजेक्ट करते हैं। जैसे वृत्तियां भरत मुनि ने 4 बताई, भारती, सातवती, आर्वती, कैशिकी। और उद्भट कहते हैं कि 4 वृत्तियां मानने की आवश्यकता ही नहीं है। वो एकदम अलग तरह की कैटेगरीज वृत्तियों में बताते हैं, न्याय चेष्टा वृत्ति, अन्याय चेष्टा वृत्ति और फल संवित्ति वृत्ति। और हो सकता है कि मृच्छकटिक को सामने रख करके बता रहे हो कि न्याय के लिए कोशिश की जा रही है, लड़ाई हो रही है, अन्याय के खिलाफ कुछ लड़ाई हो रही है, वो फल पाने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से वृत्तियां 3 नाटक में होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। भारती, सातवती, आर्वती की कोई जरूरत मानने की अलग से नहीं है, क्योंकि वो तो अभिनयों के साथ अपने आप में आएंगी ही। तो ये बहुत सारी जगहों पर फिर अभिनव गुप्त उनका खंडन करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही अलग बना रहे हैं उद्भट अपना, और भरत मुनि के सिस्टम में वो बैठता नहीं है। तो अभिनव गुप्त तो भरत मुनि के सिस्टम के पूरी तरह से अनुयायी हैं। तो ये यहाँ तक उद्भट तक हम, ये 8वीं शताब्दी तक के जो मुख्य आचार्य हैं उन पर हमने विहंगावलोकन एक किया, ससरे तौर पर दृष्टिपात